नमस्कार, दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। जस्टिस रोहिंटन की एक लाइन याद है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन कभी कभी बहुत अनियंत्रित आर्बिट्रेरी हो जाती है, एक पक्षीय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। 16 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। इस डिवीजन बेंच में थे जस्टिस एम खानविलकर एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी, और केस का नाम था रतन सिंह वर्सेस निर्मल गिल, सिविल अपील नंबर 368182 2020। इस केस का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, वो ऑलमोस्ट एक फैमिली ड्रामा की स्क्रिप्ट की तरह है। चलिए इसके ब्रीफ फैक्ट को देखते हैं। जोगिंदर कौर हरबंस सिंह की बेटी है, जिसका जन्म उसके पहली शादी से हुआ था, और वो इस केस में प्लेंटिफ है, वादी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। वो एक सूट फाइल करती है, और सूट जब चल रहा होता है इस दरमियान उसकी डेथ हो जाती है, और बाद में उसके लीगल एयर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निर्मल गिल है। हरबंस सिंह अपनी पहली पत्नी के डेथ के बाद दूसरी शादी करते हैं, और उससे उनके 4 बेटे होते हैं, और ये 4 बेटे यहाँ पे इस केस में डिफेंडेंट होते हैं, प्रतिवादी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। हरबंस सिंह बहुत सारी ज़मीनों के मालिक थे, और उनकी डेथ 1963 में हो जाती है, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ के 6 पार्ट में 6 इक्वल शेयर बनता है, जिसमें जो वादी है, प्लेंटिफ है, वो है, और उसकी स्टेप मदर और उसके जो सौतेले भाई हैं वो हैं, सब मिला के 6 होते हैं। 1963 में ही ये सभी लोग आपस में डिसाइड करके एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, जो एक ब्रदर होता है गुरदयाल सिंह उसके नाम, ताकि वो पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी लैंड का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर सके। जोगिंदर कौर की शादी होती है, वो दिल्ली शिफ्ट कर जाती है, उसके बाद अपने प्रॉपर्टीज की देख रेख अपने भाइयों के जिम्मे ही छोड़ देती है, और वो उन पर पूरा विश्वास करती है। दिसंबर 1999 में उसकी मुलाकात अपने किसी कजन रुस्तम सिंह से होती है किसी शादी में, और वो उसको बताता है कि उसके हिस्से कुछ जो फैमिली प्रॉपर्टीज है उसके कुछ लैंड बेच दिए गए हैं। तो इसके बाद जोगिंदर कौर इंक्वायरी करना शुरू करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी भाभी के फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें साइन जोगिंदर कौर के ही हैं। और बाद में वो मुकदमा करती है, जिसमें वो अपने भाभी के उस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी चैलेंज करती है, और जो उसके बाद जो सेल डीड बनाए गए हैं उसमें उसको भी चैलेंज करती है। चूँकि यहाँ इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी भाभी के फेवर में, उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर उसकी भाभी 3 दिन के बाद ही अपने पति और अपने देवरों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है सेल डीड के द्वारा। और उसमें एक चीज़ लिखा होता है कि चूँकि एज ए लेडी पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा होता है कि ज़मीन औरत का है और वो मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए उसने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। जो जोगिंदर कौर है उसका मेन आर्गूमेंट यही होता है, उसका मेन केस का ये होता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, और ये जो कागज़ है उसको या तो म्यूटेशन के नाम पे कुछ कागज़ साइन कराए गए थे, उसको मिसयूज़ किया गया है, या ये टोटली फोर्स डॉक्यूमेंट है। और इस तरीके से वो मुकदमे में जो एक इशू बनता है कि क्या ये मुकदमा लिमिटेशन के अंदर है या नहीं। सिविल जज इस मुकदमे को डिसमिस कर देता है। उसके बाद पहली अपील फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, वो भी उसको सिविल जज के ऑर्डर को एफर्म करता है, मतलब सूट को डिसमिस कर देता है। तो जोगिंदर कौर की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल एयर है निर्मल गिल, वो सेकेंड अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में सेक्शन 100 CPC के तहत, जिसमें एक इशू फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होता है, और वो लो होता है कि जहां पे धोखाधड़ी इतना स्पष्ट है, क्या नीचे किए गए न्यायालयों के निर्णय सही हैं। तो इस पर एक तरफ इस केस में देखिए कि एक बहन है, और दूसरी तरफ उसके सौतेले भाई, 4 सौतेले भाई और उसकी वाइफ है। हाई कोर्ट नीचे के दोनों कोर्टों के जजमेंट्स को रिवर्स कर देती है, उल्टा कर देती है, और जहां के नीचे की दोनों कोर्टों ने सूट को डिसमिस किया था, वहां पर ये सूट को अलाउ कर देती है, डिक्री पास कर देती है। और
प्लेंटिफ, चूंकि उसमें वन ऑफ द रीजन जो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंटिफ का पर्पस, जो वादी है, अगर उसका पर्पस अपने भाइयों को देना ही होता तो वो अपनी भाभी के फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनाती जो 3 दिन के बाद उसको सेल डीड, उसकी बेसिस पर सेल डीड रजिस्टर, वो डायरेक्ट सेल डीड ही रजिस्टर कर देती। तो ये एक पॉइंट था जो हाई कोर्ट ने रिलाई किया। बाद में जो भाई हैं सारे, वो जो अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां पे उनका मेन आर्गुमेंट होता है कि हाई कोर्ट के पास कोई सब्सटेंशियल लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था, कोई सब्सटेंशियल प्रश्न नहीं था कानून का, इसलिए उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। दूसरा उनका कहना था कि जब भी फ्रॉड और धोखाधड़ी की बात कोई व्यक्ति अपने दावे में करता है तो उसको ऑर्डर 6 रूल 4 के तहत उसका कंप्लीट प्लीडिंग होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उन चीज़ों का, वो यहाँ नहीं है। इसलिए ये हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था नीचे के फैसलों में। दूसरी तरफ जो जोगिंदर कौर जो सिस्टर है उसके एडवोकेट का ये कहना था कि हाईकोर्ट ने जो किया वो सही है, क्योंकि जो स्टेप ब्रदर थे वो एक फिड्यूशियरी रिलेशन में थे अपनी सिस्टर के। कहने का मतलब ये है कि बहन को पूरा भरोसा था कि भाई उसके अधिकार की या उसके हित के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, तो इस तरह से ये विश्वासित रिश्ते थे और इसलिए जो फ्रॉड हुआ, जो हुआ वो एक फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रश्न बनाए इस पूरे मुद्दे को डिसाइड करने के लिए। पहला कि क्या जो मुकदमा नीचे फाइल हुआ था सिविल जज के पास वो लिमिटेशन के अंदर था या नहीं। दूसरा कि जो जीपीए 1990 में जिस जीपीए की बेसिस पर ये सील्ड हुए हैं, तो वो जीपीए जो 1990 में बना, क्या वो फ्रॉड से बनाया गया था या वाकई प्लेंटिफ ने या वादी ने अपने साइन जेन्युइनली किए थे। अब पहला चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके जेन्युइननेस के फेवर में एक प्रिजम्पशन होता है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, जब तक कि किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस से उस प्रिजम्पशन को खत्म नहीं कर दिया जाए, रिबट नहीं कर दिया जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट है प्रेम सिंह वर्सेस ब्रिपल जो 2006 की है, 2006 5 SCC 353। तो उसमें ये कहा गया है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के फेवर में एक प्रिजम्पशन होता है और उसके जेन्युइननेस को लेकर। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिलाई किया वो सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट का किया, जो ये डील करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव करते हैं, जिसमें लॉ की ये जरूरत है कि वो अटेस्टेड हो। उसका इसी सेक्शन 68 में एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि अगर जो सिग्नेचर जिस व्यक्ति ने किए हैं अगर वो उसको डिस्प्यूट नहीं करता है तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि अटेस्टिंग विटनेस को लाया जाए, अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से जो दूसरा सेक्शन और जिसको बड़े डिटेल में किया वो सेक्शन 101 है, 101 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होना चाहिए इसके बारे में डील करता है। बट बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट्स पे डाला, जो ये कह रहे थे कि ये जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन है और जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल डीड जो भी पर्टिकुलरली पावर ऑफ अटॉर्नी। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ये प्रूफ करने की जिम्मेवारी वादी की है, जोगिंदर कौर की है, क्योंकि वो ये कह रही है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि अगर मैं अपने विचार से सोचूं तो मुझे जो लगता है कि जो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो सही था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग एंड सुप्रीम कोर्ट, मेरा जो अपना विचार है। क्योंकि एक चीज और भी है यहाँ पर कि एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, विश्वासित रिश्ता कह लें इसको, जिसमें कि बहन को पूरा ये भरोसा था, चूंकि उसने अपने भाइयों को मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर्टीज दे दी थी और उन पे विश्वास कर रही थी कि वो उसके अधिकार की रक्षा करेंगे वो, और उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इसमें एक बात और भी है कि एक वेल सेटल्ड लॉ है जो खासकर
सेक्शन 100 सीपीसी में जो सेकंड अपील फाइल होती है कि कंकरेंट फाइंडिंग को जो सिविल जज का था और उसके बाद फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट जज का था कि कंकरेंट फाइंडिंग को हाई कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करेगी, हाई कोर्ट चेंज नहीं करेगी, केवल इस ग्राउंड पे कि उसके कोई अदर ओपिनियन भी हो सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, तवज्जो दी और कहा कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अब इसमें एक बात और भी है, चूंकि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड था, उसमें अटेस्टिंग विटनेस थे, तो अटेस्टेशन को लेकर अटेस्टेशन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। और पर्टिकुलरली जहाँ भी फ्रॉड की बात होती है डॉक्यूमेंट पे, वहाँ अटेस्टिंग विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अटेस्टेशन जिसको सत्यापन भी कहते हैं हिंदी में, वो सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिया गया है और डील किया गया है कि जो किसी भी डॉक्यूमेंट जहां अटेस्टेशन ज़रूरी है, ये प्रिज्यूम उसका मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक विटनेसेस जिन उनके सामने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, बना रहा है, वो साइन करेगा और या अपने मार्क लगाएगा, हैंड इम्प्रेशन लगाएगा, थंब इम्प्रेशन लगाएगा, उनके सामने लगाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि एक अटेस्टिंग विटनेस एग्जामिन हुआ था और उसने कैटेगरिकली ये कहा था कि उसने उस प्लेंटिफ को, वादी को या जोगिंदर कौर को भी साइन करते हुए देखा और उसकी भाभी जिसके फेवर में वो पावर ऑफ अटॉर्नी था उसको भी साइन करते हुए देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस अटेस्टिंग विटनेस के वर्सन को रिलाई किया, मान लिया। प्लेंटिफ ने यहाँ पे जो वादी जोगिंदर कौर है उसने ये भी कहा कि भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, जिस तरह से जो कंसिडरेशन अमाउंट है, अगर सेल को ही लेके चले या पावर ऑफ अटॉर्नी को ही लेके चले तो हमें कोई पैसा नहीं मिला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, हाई कोर्ट ने इसको बिलीव भी किया कि उसको कोई पैसा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जिम्मेवारी आपकी वादी की थी प्रूव करने की कि उसके पास उसको कोई पैसा नहीं मिला है उस जमीन को लेकर, उस प्रॉपर्टीज को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहन के ऊपर ये जिम्मेवारी डाली और फिर उसके बाद भाइयों का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमने अपनी मदर की एक प्रॉपर्टी बेची थी और उस प्रॉपर्टी के जो पैसे आए थे वो दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको विश्वास कर लिया। दूसरी बात यहाँ पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल विटनेसेस को देखकर ये कहा कि जो जीपीए है और जो सेल डीड है उसको जिस ग्राउंड पे जोगिंदर कौर ने चैलेंज किया है वो कानूनी तौर पे सस्टेनेबल नहीं है और इसलिए उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को, जो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स तो उसको जेन्युइन माना। यहाँ पे एक और बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। इस केस में क्या है कि सिस्टर ने भी एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लाया, एग्जामिन किया, कोर्ट में लाया, उसके बयान हुए, तो उसमें उसने जो रिपोर्ट दिया कि भाई जो साइन है वो उस सिस्टर के नहीं है, जोगिंदर कौर के नहीं है। भाइयों ने भी लाया, उन्होंने ये कह दिया, उसने उस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये साइन है वो सिस्टर के हैं। तो इस तरीके से बट एक्सपर्ट विटनेस को यहाँ पे बहुत वैल्यू नहीं दिया, ना तो ट्रायल कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा कि भाई जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसकी बेसिस पर हम फोर्जरी इस्टेब्लिश नहीं होता है। और दूसरी बात ये है भी कि एक्सपर्ट विटनेस कोई बाइंडिंग इफेक्ट या बाइंडिंग पीस ऑफ एविडेंस को नहीं माना जाता है, वो साक्ष्य को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, बस उसका एक कोरेबोरेटिव होता है कि वो दूसरे जो एविडेंस हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई जो सिस्टर थी, बहन थी, वो उन्होंने अपने फोर्स्ड सिग्नेचर, जो सिग्नेचर फोर्स थे या डॉक्यूमेंट फोर्स थे, वो प्रूव नहीं कर पाए। अब यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लिमिटेशन एक्ट फ्रॉड के केस में क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको हाई कोर्ट ने भी वैल्यू दी थी और नीचे की कोर्ट ने भी वैल्यू दी थी। क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो 90 में था और उसके कई सालों के बाद उसको पता चला था, तो सूट फाइल हुआ था 99 में। तो एक तरीके से काफ़ी गैप था, जो कि 3 साल का ही पीरियड होता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन से सूट फाइल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था कि अगर सेक्शन 17 का बेनिफिट लेना है, पहले तो सेक्शन 17 है क्या, तो इसमें यह है कि फ्रॉड के केस में या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के केस में या किसी मिस्टेक के केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट होता है उस दिन से जब उस फ्रॉड को डिस्कवर किया जाता है या जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी नॉलेज में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि सेक्शन 17 का बेनिफिट लेने के लिए 2 इंग्रेडिएंट को प्लीड भी करना होता है और प्रूव भी करना होता है ड्यूली। पहला कि फ्रॉड है, दूसरा कि फ्रॉड का पता कब चला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई ये पहले ही ये कह दिया कि भाई ये फ्रॉड है ही नहीं, तो दूसरे पॉइंट पे जाने की जरूरत ही नहीं समझी और कहा कि जो प्लेंटिफ है वो सिस्टर है, उसको इसका जो लिमिटेशन पीरियड के एक्सटेंड करने का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता और ये सूट लिमिटेशन से बार्ड है। इस केस में अपील को अलाउ कर दिया और जो हाईकोर्ट के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि लिमिटेशन एक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सूट के कोर्ट से अपनी रिलीफ पाने के लिए। तो 2 लेसन मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप सीखते हैं इससे। पहला कि अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अलर्ट रहिए, यहाँ तक कि इवन कि आपको जो डैमेज है वो फैमिली मेंबर्स भी आपके राइट को या आपके इंटरेस्ट को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी कभी कुछ इस तरह का पता चले तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए और अपने रिलीफ के लिए प्रे कीजिए, मुकदमा फाइल कीजिए या जो भी कानून में बनता है रास्ता उसको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, औरों तक भी ये पहुँचे। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आपके मन में जो भी चीज़ हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।